सबसे पहले हम हमारे अजमल सुपर 40 की बॉटनी डिपार्टमेंट का एचओडी शादाब सर से जानेंगे कि सर इस साल कट ऑफ का क्या हो सकता है, सीन वो बता। ये एक्चुअली में सभी बच्चे के अंदर में ये चल रहा है कि इस साल पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ क्या रहेगा। मैं जब भी जा रहा हूँ बच्चा सबसे पहला यही क्वेश्चन ला रहा है। अचानक से पैटर्न चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मेरिट आपको जाना चाहिए। जैसा पेपर मिले, हो सकता है कि पेपर इजी हो और कट ऑफ 600 भी जा सकता है, और हो सकता है कि पेपर पहले की तरह ही डिफ़िकल्ट आए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर पेपर सेम 2025 पैटर्न का रहा तो असम का कट ऑफ 530 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि मेंटली वो बच्चे सेटअप हो चुका है। तो मैं अभी भी बच्चों को यही बोलूँगा कि आप कट ऑफ को ध्यान में ना रख कर प्रिपरेशन करें, आप अपना बेस्ट दें और एग्ज़ाम में आप डिसाइड करें कि पेपर के अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा सा आपको मीडियम लेवल पे रहने वाला है। ओके सर, तो सर अभी हम जानेंगे कि बायो का जो रिवीजन स्ट्रेटजी अभी बस 20 डेज पे बहुत कम टाइम बचा है। इस टाइम पे मतलब बायो का रिवीजन स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, इस पे थोड़ा बताइए। ये तो बच्चों को ऑलरेडी पता है कि बायो को पढ़ने के लिए सबसे बड़ा जो बुक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो एनसीईआरटी है। आप एनसीईआरटी के अलावा कहीं भी किसी भी सोर्स को यूज़ ना करें। हम सभी को मालूम है कि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन देखा गया कि सारे क्वेश्चन थे, लेकिन 2-3 नई चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो है कि इस बार शायद समरी वाले पोर्शन से आप क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है। ठीक है, समरी में कुछ ऐसी बातें जो मेन बुक में नहीं होती वो समरी में गिवन है, तो समरी से क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्टिंग में जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, लास्ट ईयर में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का क्वेश्चन पूछा गया, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो साइंटिस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आ सकता है। और सबसे लास्ट में कि जो नई एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस आए, तो उस चेंजेस को आप देख के जाए। 4 या 5 आपको चेंजेस मिलेगा जो आपने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे, और जो न्यू एनसीईआरटी आया उसमें जो 5 चेंजेस है वो आप ज़रूर उसको देख के जाए। क्योंकि 2024 में जब कंट्रोवर्सी हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका बेसिस लिया वो न्यू एनसीईआरटी को लिया। तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देख ले, कम से कम वो जो 5-6 चेंजेस है उसको केवल आप देख के जाएंगे। तो सर ने बेसिकली यहाँ पे मेन यही चीज़ें बोला कि सबसे पहले सामारी देखना है आपको, सामारी, इंट्रोडक्शन, और जो नया चेंजेस जो नया एनसीईआरटी में वो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना है वो। जी। ओके सर, नेक्स्ट अभी मुझे ये बताइए कि कौन सा मिस्टेक जो बायोलॉजी में नहीं करना है अभी स्टूडेंट्स को इस वक्त। हाँ, देखिए, एक तो बायो में बहुत सारे बच्चे का रहता है कि जो स्टेटमेंट पढ़ने के दौरान में करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ ले रहे हैं, विच इज़ नॉट द इनकरेक्ट, यानी वो करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन पे एक मेरिट होता है, उस मेरिट को अंडरलाइन करें ना। जो भी आपसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन पूछा है तो वो उसे अंडरलाइन कर ले। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप करें। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रोज़ाना एक मॉक टेस्ट दें, उसका टाइमिंग डिफाइंड हो 2 से 5 वाला, क्योंकि आप बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारा है उसको आप सेटअप करेंगे 2 से 5 पे, क्योंकि आपको एग्जाम वहीं से देना है। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, रात में 8 से 11 में टेस्ट दे रहे हैं या सुबह में टेस्ट दे रहे हैं, वो रैंडम दे रहे हैं। नहीं, आपका एकदम फिक्स एक शेड्यूल हो। ठीक है, आप मान के चले कि जो हमारा एग्ज़ाम का दिन है, जैसे आप सुबह से शाम तक करने वाले, आपका जस्ट शेड्यूल वैसा ही होना चाहिए। तो 2 से 5 एक ज़रूर टेस्ट दें, और जो भी आप गलत कर रहे हो उसके ऊपर में आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, जाके एनसीईआरटी खोले, उस पैराग्राफ को पढ़े। यहाँ पर गलती नहीं करना है कि आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो आपको लग रहा है कि वो चैप्टर आपसे मिस हो गया है, पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं, ये नहीं करना है। आपको जो कॉन्सेप्ट मिसिंग है वो 2 से 3 लाइन को आप रिवाइज करें। ओके सर, अभी मैं जानना चाहूँगा कि सर मॉक टेस्ट कितना मॉक टेस्ट देना पड़ेगा इस 20 डेज पे, और एनसीईआरटी का जो बायो है उसको कितना बार रिवाइज करना पड़ेगा। मेरे में से एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आप रोज़ाना दें। मैंने टाइमिंग ऑलरेडी डिस्कस किया 2 से 5। और रही बात एनसीईआरटी पढ़ने की, तो कहना बड़ा आसान है कि हम जो 20 दिन बचा है उससे 2 बार 3 बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि एनसीईआरटी आप देखें, केवल ओनली डायग्राम, जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम है और उसके नीचे में जो कंक्लूजन है उसको केवल देख ले। सेकेंड लॉट में आप क्या कर सकते हैं, जो भी एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट्स है, पॉइंटर है, उसको आप वर्कआउट कर सकते हैं। थर्ड है जो भी समरी है, केवल उसको वर्कआउट कर सकते हैं ना। और जो थोड़े से थ्योरेटिकल चैप्टर है, जैसे इकोलॉजी, वो बार बार बच्चा भूलता है, तो मेरे पास टाइम है आपके पास कि इकोलॉजी को एक बार आप 2 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी के बहुत सारे एग्जाम्पल है, 2 एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। और जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है, उसको अगर आप केवल ऊपर से एक नोट्स के फॉर्म में बना लेंगे, जैसे जेनेटिक्स है तो उसमें आप जितने भी वहाँ पर रेशियो है, फार्मूला है, एक बार देख लेंगे तो उससे काम हो जाएगा।
ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कीमोस्मोटिक है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि ऑलरेडी कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। एक सबसे कॉमन मिस्टेक हो रहा है कि बच्चे ने मान लिया है कि जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, मॉलिकुलर का उस पर काम कर रहे हैं। नहीं, आपने देखा पिछले साल माइक्रोब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, ठीक है, जबकि वो 2 से 3 क्लासेस में हम लोग पढ़ाते हैं, बड़ा सिंपल सा चैप्टर होता है। तो ये दिमाग में फिट करके ना जाए कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। लिविंग वर्ल्ड से लगातार 3 साल क्वेश्चन नहीं आया, मुझे लग रहा है इस साल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप कभी भी प्री डिटरमाइंड नहीं होके जाना है कि इस चैप्टर से आएगा, इस टॉपिक से आएगा, ऐसा नहीं। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू सर।